तो हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, रिबेल्स एंड द राज। ये चैप्टर सारा का सारा 1857 के रिवोल्ट को लेके है। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी मंगल पांडे, जिसके अंदर जो है बुलेट को जो है कार्ट्रिज को जो है दांत से खोलना था, उसकी वजह से बहुत बड़ा रिवोल्ट बना था। कैसे 1857 का रिवोल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम पढ़ेंगे। एंड हमारी जो बुक 1 थी उसके अंदर हमने सारे हिंदुस्तानी राजाओं के बारे में पढ़ा था। देन हमारी जो बुक 2 थी उसके अंदर हमने सारे मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ा था। बुक 3 की स्टार्टिंग में हमने अंग्रेजों के शासन के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने लोगों को सप्रेस कर रखा था। अब जो है हम रिवोल्ट पढ़ रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तानी एकजुट हुए और रिवोल्ट हुआ और किस तरह से ब्रिटिश सरकार पहली बार हमसे डरी, उस चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो 1857 का रिवोल्ट था, इसकी मैं फोटोग्राफ्स दूं आपको? आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं होंगी ना इसकी? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये रिवोल्ट कब से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857। ये ईयर याद रखना डेट के साथ वन मार्कर में, कि 1857 का रिवोल्ट 10 मई 1857 से हुआ था। और कहाँ से हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। द सिपॉइज इन द कंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इनटू द म्यूटिनी। अब इसके अंदर कुछ शब्द हैं, ये याद समझो कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? 10 मई 1950 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। कहाँ पे रहते थे वो? छावनी एरिया में रहते थे, कैंट में। दिल्ली कैंट होता है, मेरठ का भी अपना कैंट था, वहां पर थे। एंड ये म्यूटिनी हुई थी। म्यूटिनी क्या होता है? जब आर्मी वाले ही खिलाफ हो जाएं अपने सिस्टम के, तो उसको म्यूटिनी कहते हैं। एक आर्मी वाला इंसान, एक सिपाही जब अपना भड़कता है, रेवोल्यूशनाइज्ड होता है, रिवोल्ट करता है, उसे म्यूटिनी कहते हैं। ये वन मार्कर में वर्ड याद रखना। यहाँ से आपको कुछ भी वन मार्क में पूछ सकते हैं। तो ये जो था आपका नेटिव इन्फेंट्री, वहाँ के उस एरिया के ये जो भी इन्फेंट्री थी, आर्मी था, उस सेक्शन से स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ सिपाहियों का साथ देने के लिए उस गांव के लोग, वहाँ के जितने भी गांव वाले थे, आम जनता थी, वो सब उसके साथ मिल गए, आर्मी वालों के साथ। उसके बाद जो सिपाही थे वो बेल ऑफ आर्म्स में गए थे। बेल ऑफ आर्म्स वो सेक्शन होता है जहाँ पे सब आर्मी वालों के हथियार एक जगह रखे जाते हैं। जितनी भी उनकी कैवलरी, जितने भी उनके हथियार वगैरह होंगे, गन्स होंगी, आर्टिलरीज होंगी, उस रूम को बेल ऑफ आर्म्स कहते हैं। तो उन्होंने बेल ऑफ आर्म्स का ताला तोड़ा आर्मी वालों ने, सिपाहियों ने, और जितने भी वहाँ पे एम्यूनेशन रखी थी वो सारी की सारी निकाल दी। उन्होंने अंग्रेज़ों के बंगले जला दिए, प्रॉपर्टी जला दी, जितने भी जेल कोर्ट थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। टेलीग्राफ लाइंस कट कर दी ताकि यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ ना जा सके। और ये सारे के सारे आगे दिल्ली की तरफ निकल गए। तो ये मेरठ से शुरू होके दिल्ली आए, है ना? समझ? तो ये मेरठ से सिपाही भागते हुए आ गए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कहाँ है? लाल किला पे, पुरानी दिल्ली, लाल किला पे आए। वहाँ पे उस वक्त जो आखिरी मुसलमान राजा था, बहादुर शाह जफर, वहाँ पे वो रहता था, उनका किला था वो। और उस टाइम पे रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान जो होता है एक मुस्लिम्स के लिए काफ़ी होली पीरियड होता है। इस टाइम पे ये बहुत ही प्रेयर्स एंड पीसफुल तरीके से रहते हैं, कोई वॉर्स वगैरह में जाना पसंद नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो और दिन उगने से पहले ही, सन के आने से पहले पहले जो खा लिया खा लिया, उसके बाद तो पूरे दिन की फास्टिंग रहती है। तो बहादुर शाह ऑल्सो डिड दैट। एंड उसी वक्त जैसे ही अपनी प्रेयर्स वगैरह खाना वाना खा के हटे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसी वक्त उनको काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। तो उन्होंने देखा कि उनके किले के नीचे काफ़ी सारे सिपाही आके इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने बोला कि हम मेरठ से आए हैं और हमने वहाँ के जितने भी अंग्रेज लोग थे उनको मार दिया है, और हमने ये दंगा छिड़ाया है। क्यों छेड़ा है ये दंगा? क्योंकि जो हमें बुलेट्स खोलनी होती थी, कार्ट्रिजेस, उनके ऊपर जो है गाय और सुअर का मांस लगा हुआ था, फैट लगा हुआ था, ऐसा हमें सुनने में आया है। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के एकदम खिलाफ है, क्योंकि हिंदू गाय वाली चर्बी को कभी मुंह नहीं लगाएगा, गाय को कभी मुंह नहीं लगाएगा। सिमिलरली मुसलमान के लिए सुअर जो होता है, पिग जो होता है, वो सबसे खराब जानवर होता है। तो इन दोनों ने जो है ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। तो हम सारे अंग्रेजों को मारकर यहाँ पर आ गए। इतने में एक सेट ऑफ पीपल और आ गए थे, आर्मी वाले, और उनके साथ साथ आम जनता भी आ गई थी। कई जगहों पे इन्होंने रास्ते में भी और वहाँ अपने अपने इलाकों में भी यूरोपियंस को मारा था, अमीरों के घर लूटे थे। तो ये देखा जा रहा था कि दिल्ली जो है वो अंग्रेजी शासन के हाथ से बाहर हो चुकी है। काफ़ी सारे सिपाही जो हैं ज़बरदस्ती धक्का मुक्का करके घुस गए दरबार के अंदर, लाल किले के अंदर, विदाउट नोइंग कि क्या राजा के साथ एटिकेट्स होते हैं बात करने के। इन्होंने उसका भी फ़र्क नहीं महसूस करा। और इन्होंने राजा को कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमें लेजिटिमेसी मिल जाएगी। लेजिटिमेसी का मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें राजा ने पीछे से अप्रूवल दिया है। तो बहादुर शाह बेचारा कुछ क्या करता, 85 साल का बुढ़ा था, ठीक है, उसके पास आशीर्वाद, हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं था।
तो जबरदस्ती बहादुर शाह को बीच में पेला गया, उसको बोला गया तो रिवोल्ट करो, और ये मर भी गया था इसके अंदर। तो एक बंदा इन्होंने बलि का बकरा बना दिया, बहादुर शाह जफर, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसने सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। जैसे ही उनको वर्ड मिल गया हाँ हमें ब्लेसिंग मिल गई है, तो और पागल हो गए और इन्होंने दंगे मचाने शुरू कर दिए। अब हम आते हैं पैटर्न्स ऑफ रिबिलियन के ऊपर कि कहाँ कहाँ से म्यूटिनीज बिगिन हुई। स्टार्ट मेरठ से हुई, पर ये बहुत सारे कंटोनमेंट एरिया में, बहुत सारे आर्मी एरिया में आगे मुद्दा स्प्रेड हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। दीपिका, तो ये जो म्यूटिनी थी ये मेरठ से शुरू हुई बट ये आगे काफी सारे इलाकों में फैली, काफी सारे सिपाहियों के इलाके में फैली। और ये म्यूटिनी शुरू करने का तरीका क्या था, ये सिग्नल देते थे, शाम होते ही एक गोली चलाते थे और म्यूटिनी शुरू हो जाती थी, या बिगुल बजाते थे, पुंग ऐसी आवाज होती थी, वो बिगुल बजता था, उसके साथ म्यूटिनी शुरू होती थी। सबसे पहले क्या करते थे, ये बेल ऑफ आर्म्स वाले सेक्शन में होते थे, सारी की सारी जितनी भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन होती थी उसको उठाते थे, फिर जितनी भी तिजोरी खजाने वगैरह होते थे उसको लूटते थे। उसके बाद जितनी भी सरकारी बिल्डिंग होती थी अंग्रेजों की बनाई हुई बंगलोज वगैरह, उन सबको तोड़ फोड़ के आग लगा के टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन लाइन सब खराब कर दिया करते थे। एंड जो भी अंग्रेज इनको दिखता था उसको मारने पीटने की कोशिश ये करते थे। हिंदू और उर्दू और पर्शियन भाषा में कई जगह नारे लगाए गए, और हिंदू और उर्दू और पर्शियन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ देखने को मिलता है कि इस वक्त 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुसलमान एक साथ थे, जो हम देश की आज़ादी के आते आते के समय तक देखेंगे कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया था इनमें जो आपस का प्यार था। पर इस समय 1857 के रिवोल्ट पे दे आर वेरी मच टुगेदर, दे आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। इनका जो रिवोल्ट करने का पैटर्न है सब कुछ ये सब मिल मिला के कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम सारे यूनाइटेड थे, और ये इनका एक ही गोल था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है। फिर आम जनता ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया था। ये रिवोल्ट आगे लखनऊ, कानपुर, यूपी के काफ़ी सारी स्टेट्स में गया, लखनऊ, कानपुर, बरेली। और ये सिर्फ अंग्रेजों को लूटते नहीं थे, ये जितने भी मनी लेंडर जमींदार थे इनको भी इन्होंने काफी मारा पीटा और लूटा। रीजन बीइंग ये मानते थे कि जो जमींदार थे ये भी अंग्रेजों का साथ देते हैं और आम जनता को दबाते हैं। तो इनके घरों को भी लूटा गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। धीरे धीरे म्यूटिनी, जो छोटे लेवल की एक म्यूटिनी होती है, उसको पूरा रिबेलियन बना दिया गया, मतलब ये काफी बड़े लेवल तक पहुंच गई। 2 महीने तक अंग्रेजी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था, देवर बाफल्ड की हमें करना क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जितने भी ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन थे, वो सिर्फ अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। इनको तहस नहस होती दिख रही थी अपनी जिंदगी। पहली बार इनको डर लग रहा था हिंदुस्तानियों के साथ, और इनका जो शासन था वो गिरता हुआ नजर आ रहा था। पेज नंबर 290 के ऊपर आपको 2 पिंक कलर से लिखी हुई चीजें मिलेंगी। एक बेल ऑफ आर्म्स है। पहला फॉर्म 1 मार्कर में याद रखना, वो स्टोर रूम होता है जहाँ पे वेपन्स रखते हैं। फिरंगी फिरंगी इज अ पर्शियन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। फिरंगी वर्ड आया है फ्रैंक से, फ्रैंक वर्ड आया है फ्रांस से। तो बाहर वालों को स्लैंग में यूज करने के लिए हम फिरंगी वर्ड बोलते हैं। क्या पूछ रहे हो, पूछो। 289 है बेल ऑफ आर्म्स और फिरंगी। ठीक है, ठीक है। फिर है हमारा सोर्स 1, ऑर्डिनरी लाइफ एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। ये कभी पेपर में नहीं आया, बट मैं रीड कर देती हूँ, या आप लोग रीड कर लीजिए और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, मुस्कान रीड करो फटाफट। तो ये जो सोर्स 1 है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था इसका आम जनता के ऊपर क्या इफेक्ट आया था। तो जो हमारे को शुरू शुरू में कोरोना टाइम में लग रहा था वैसा ही था कि भाई सब्जियां नहीं मिलेंगी, कद्दू बैंगन कुछ नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा वो सड़ा हुआ मिलेगा, सब कुछ खराब मिलेगा, सब भूखे मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, पता नहीं क्या हो जाए, घर में भर भर के रख लो। वो वाली सब चीज़ें सिचुएशन उस टाइम पे भी 1857 के रिवोल्ट में देखी गई थी। जो पहले पानी आसानी से मिल जाया करता था, मतलब पानी भरने वाले लोग आते थे या वट, वो सब अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। इसका मतलब ये है जो पहले लोग ठीक थे, सपोर्टिंग थे, वो भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो जिसको लूट सकता है इस वक्त लूट रहा है। काफ़ी सारे मोहल्लों में लोगों की कमाइयाँ गिर गई हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, डेथ्स हो रही हैं। और ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं रही है, सारे मोहल्ले में फैल रही है। तो ये कोरोना वायरस ही हो गया एक तरह से, ये मान लो 1857 का रिवोल्ट। तो इसने आम जिंदगी को, नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। अब इस रिवोल्ट की खास बात थी, ये रिवोल्ट में जो रिवोल्ट करने वाले हिंदुस्तानी लोग थे उनका तो आपस में पूरा कम्युनिकेशन था, उनकी आपस में पूरी प्लानिंग थी। बट अंग्रेजी सरकार कुछ ना कर सके इसलिए उन्होंने उनका कम्युनिकेशन कट कर दिया।
तो जहाँ जहाँ टेलीग्राफ लाइन होती थी, जहाँ जहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, इन्होंने उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कट कर दिया, ताकि दिल्ली की बात लखनऊ ना जा सके, लखनऊ की बात कानपुर ना जा सके, कानपुर की बात बरेली ना जा सके। ये जो है हिंदुस्तानी सिपाही जो करना चाहे करे, अंग्रेज जो है कहीं पे भी यूनाइटेड एफर्ट ना डाल सके, इसलिए लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कट कर दिया गया। ठीक है, रीड करो, किसकी बारी है? लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जहां जहां रिवोल्ट हो रहा है, जहां जहां हिंदुस्तानी आर्मी वाले रिवोल्ट कर रहे हैं, उनका पैटर्न एक जैसा है। उनका काम करने का तरीका, उनका अटैक करने का तरीका, कि पहले बेल ऑफ आर्म्स में जाना है, ट्रेजरी लूटनी है, फिर बिल्डिंग को करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो हो रहा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि किसी तरीके का तो कम्युनिकेशन सारे आर्मी वालों के बीच में है। अब एग्जैक्ट क्या कम्युनिकेशन है ये समझ में नहीं आया, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिला, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्मी पीपल देयर, दैट वाज फॉर श्योर। ये जो कार्ट्रिजेस की बातें हो रही थी कि मुंह से जो कार्ट्रिज खोलनी है गोली में डालने वाली, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, ये बात शुरुआत से ही, जो मई की शुरुआत थी, 7 तारीख 6 तारीख, वहां से शुरू हो चुकी थी। और सब जगह लोग जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ये हिंदू और मुसलमान के लिए, दोनों के लिए बहुत खराब है। तो ये सब बातें चल रही थी, रिबेलियन की बातें धीरे धीरे चल रही थी। तो हमने जितनी भी म्यूटिनी देखी उसका सेम पैटर्न था। तो यहाँ पे कुछ तो रहा होगा जो एक दूसरे के साथ इन्होंने बाइंड कर रखा था। तो चीज़ों के जो डिसीजन थे वो मिलके लिए जा रहे थे। तो कैप्टन हेयर से जो है अवध के मिलिट्री पुलिस स्टेशन के, तो इनकी एक हमें एक स्टोरी या इनका जो है एक वो मिलता है, एक इंसिडेंस मिलता है, जहाँ पे मिलिट्री पुलिस जो थी, अवध की मिलिट्री पुलिस जो इनके सपोर्ट में थी, कुछ लोगों ने मिलके इस कैप्टन हेरसे को बचाया। एंड क्योंकि इनके कलीग्स वगैरह थे, चाहे वो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कैप्टन हेरसे को बचाना है। तो वहाँ पे जो आर्मी वाले थे, बाकी के जो इन्फेंट्री ग्रुप था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसे मारना है। तो ये डिस्कशन हो रही है कि इसको मारना है कि इसको छोड़ना है। फिर इस बात का ये डिसीजन हुआ कि पंचायत बिठाई जाएगी और पंचायत डिसाइड करेगी कि इनका क्या करना है। सिमिलरली चार्ल्स बॉल जो थे, उन्होंने भी लिखा कि पंचायत जो हुआ करती थी, सारे डिस्कशन डिबेट्स जो थी वो पंचायत में होती थी, और पंचायत दिन में नहीं बल्कि रात में हो रही थी ये जो थी। और जो आर्मी के अंदर काम करने वाले लोग थे, हिंदुस्तानी जो थे, वो किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते थे, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनका कुछ ना कुछ गांव वालों के साथ कम्युनिकेशन था, तो गांव के थ्रू कम्युनिकेशंस जा रही थी, पंचायत के थ्रू लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है आर्मी वालों को दे रहे थे, आर्मी वाले अपनी बात यहाँ पे पहुंचा रहे थे। तो ये सब मिलके डिसाइड किया जा रहा था थ्रू आउट द पंचायत। तो कोई भी डिसीजन था वो कॉमन लाइफस्टाइल और मिल मिला के कलेक्टिवली हो रहा था। और सिपाही जो थे वो साथ मिलके डिसाइड कर रहे थे कि हमारी डेस्टिनी में हमने आगे क्या करना है। फिर इसका एक पिंक बॉक्स है पेज 291 पे, म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म फोर्सेस। जब आर्मी वाले बात मानने से मना कर दो, उसे म्यूटिनी कहते हैं। रिवोल्ट, आम जनता जब बात मानने से मना कर दे, जो पावर में उसके अगेंस्ट आवाज उठा दो, उसे रिवोल्ट कहते हैं। समझ में आया? इसके अंदर आपको अभी फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। यहाँ से इस बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि कहाँ से कौन सा लीडर था। हाँ पूछो बेटा। ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया का नाम है, ग्रुप का नाम है ये, 7th अवध मिलिट्री। ठीक है। हाँ, ये इनके ऑर्डर आर्मी वालों की लैंग्वेज है ये, आर्मी वालों की लैंग्वेज है ये, इसके ऊपर वरी मत करना। लीडर्स एंड फॉलोअर्स, अलग अलग इलाके से अलग अलग लीडर्स थे। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको फोटोग्राफ्स मार्क करवाना भूल गई हूँ। पेज नंबर, आपका चैप्टर की स्टार्टिंग में पेज नंबर 288 पे बहादुर शाह जफर की फोटो बनी हुई है, उसको मार्क कर लो, 1 मार्कर में आ सकती है। देन आपकी ये जो पेज 292 पे रानी लक्ष्मीबाई की फोटो है, ये 1 मार्कर में आ सकती है। रानी लक्ष्मीबाई के नीचे नीचे नाना साहेब की फोटो है, ये 1 मार्कर में आ सकती है। ठीक है। अब ये जो रिवोल्ट हुए लखनऊ, बिहार, कानपुर, आपका काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर हुए, तो हर जगह पे कोई ना कोई एक लीडर होता था जो पूरे रिवोल्ट को करता था। जैसे दिल्ली से हमने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, तो अब अलग अलग इलाकों से अलग अलग लोग थे। ये आपका इस बार के सैम्पल पेपर में मैच द फॉलोइंग में आया कि कौन से इलाके से कौन सा लीडर था, मैच करो। ये मैं पढ़ रही हूँ फटाफट। लीडर्स एंड फॉलोअर, फोर्थ लाइन से करना। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ द सिपॉय ऑफ मेरठ एज वी सॉ, कि वो दिल्ली आए, दिल्ली में वो एक मुगल एम्पर जो था बहादुर शाह जफर,
उससे वो रिवोल्ट की लेजिटिमेसी चाहते थे। तो दिल्ली से जो बंदा खड़ा हुआ, दिल्ली का जो लीडर था बहादुर शाह था। अब सबसे बड़ी बात याद रखना, बहादुर शाह खुशी खुशी नहीं आया था, भाई साहब की हवा टाइट हो गई थी, उनकी फट गई थी। ठीक है, 85 साल का बुढ़ा जो रमजान रखा बैठा है, जो ऑलरेडी वीक है, वो क्या लड़ने जाएगा। बट इन्होंने जबरदस्ती उसको उंगली कर करके पीछे पड़ पड़ के उसको अपना लीडर बना दिया, और बेचारा मर भी गया। ठीक है, सो दिल्ली से जो था बहादुर शाह जफर था, उसका फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ हॉरर एंड रिजेक्शन। जब सिपाही उसके सिर के ऊपर ही चढ़ के बैठ गए कि भाई तेरे को तो हाँ करनी पड़ेगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, वो एक नॉमिनल लीडर रिबेलियन का बन गया, जिसकी एक्चुअल में कोई पावर नहीं थी। कानपुर से जो थे वो आपके थे नाना साहेब। नाना साहिब कौन है? पेशवा बाजीराव टू के, बाजीराव मस्तानी वाले, उनके जो बच्चा था नाना साहेब, वो कानपुर से आए। झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उसको भी कोई शौक नहीं था। हम कहानी बना देते खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इनकी भी बहुत हालत टाइट थी। इनको बहुत अच्छा ऑफर था अंग्रेजी सरकार से। इनको वहाँ पे क्या रूल होता था, अगर आपकी अपनी कोई सगी औलाद नहीं है तो वो एरिया अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को बोला गया था कि आपकी अपनी सगी औलाद नहीं है, आप ये वाला पैलेस छोड़ दो, हम आपको दूसरा पैलेस ऑफर कर रहे हैं, वहाँ चले जाना। तो शी वॉज समवट ओके कि ठीक है मैं कर लूंगी। बट लोग कहते नहीं, हमारी रानी लड़ेगी, हमारी रानी लड़ेगी, तो बेचारी को बिना बात के फंसाया गया था। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट इसके ऊपर भी जैसे बहादुर शाह जफर के ऊपर प्रेशर बना था, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इसके ऊपर भी बहुत अंड्यू प्रेशर बनाया गया, बेचारी को लड़ने के लिए भेज दिया और ये मर गई। तो ये हमारी झांसी से थी लक्ष्मीबाई, इसको भी एक जबरदस्ती का लीडरशिप का मुखौटा पहनना पड़ा। देन कुंवर सिंह जो थे, ये आरा बिहार से लीडर थे, वन मार्कर में याद रखना। अवध से जो थे नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, देन लखनऊ से जो थे वो बिरजस कादर थे। ठीक है, तो अवध से नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ से बिरजस कादर, ही वो सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। तो हर जगह कोई राजा लीडर हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे लोकल जो थे नवाब तालुकदार, इन सबको भी पावर मिली, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन भी पावर में आए। मेरठ के अंदर एक बहुत फेमस ये बात थी कि कोई एक फ़कीर है जो हाथी में बैठ के आएगा और सिपाहियों का वो जो है लीड करेगा सिपाहियों को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक जो बहुत सारे सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट थे कि मैं आपको ये तारीख दे रहा हूँ, इस तारीख को जो है हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, इस तारीख को अंग्रेजों का शासन खत्म होगा, इस तरह के सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट्स और बहुत सारी प्रोफेसीज आई। देन लोकल लीडर्स, लोकल पेजेंट, लोकल जमींदार, ट्राइबल्स, यहाँ पे भी बहुत सारे लीडर्स बने। इसमें एक लीडर है, लास्ट लाइन पे आ जाना, लास्ट 3 लाइन में, उत्तर प्रदेश बरौत एरिया में गुनू करके एक ट्राइबल कल्टीवेटर था, सिंहभूम छोटा नागपुर इलाके के अंदर, वो कोल ट्राइबल्स का हेड बना। ये वन मार्कर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुनू छोटा नागपुर कोल ट्राइब का लीडर बना। ठीक है, वन मार्कर में प्लीज इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे। नेक्स्ट पेज 293, अगेन यहाँ से कुछ आता नहीं है पर मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। टू रिबेल्स ऑफ 1857, शामल और मौलवी अहमद उल्ला शाह। ये दो नाम याद रख लेना कि ये भी दो नाम थे काफ़ी फेमस जिन्होंने काफ़ी रिवोल्ट्स करे। ये ऑर्डिनरी पीपल थे जो काफ़ी बड़े लीडर बने। शाहमल जो था वो बरौत इलाके उत्तर प्रदेश में रहता था, वो जाट कल्टीवेटर का लीडर आगे बना। एंड ये 84 देश 84 गाँव के अंदर इसका दबदबा था। द लैंड इन द रीजन वेर इरीगेटेड एंड फर्टाइल, जो इसके इलाके के अंदर एरिया आता था काफ़ी फर्टाइल एरिया था। एंड ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे लोगों को काफ़ी दबाते थे इनसे पैसा लूटने के लिए, रेवेन्यूज़ वगैरह टैक्स कलेक्शन के लिए। तो काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स से उनके हाथ से ज़मीन जा रही थी अंग्रेजी शासन के हाथ में। तो शाहमल ने जितने भी हेडमैन थे, कल्टीवेटर थे 84 गांव के, उन सबको इकट्ठा करा 84 गांव के। एंड विलेज टू विलेज जाके रात को लोगों को जो है इसने मोटिवेट किया कि हमें अंग्रेजी जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और काफ़ी जगह पे जाके रिवोल्ट जो है काफ़ी रिबेलियस उसने क्रिएट करवा दिया था। कल्टीवेटर्स ने अपनी जगह छोड़ दी और जो मनी लेंडर्स थे उन सबके, एक सेकेंड, हाँ, तो इन्होंने अंग्रेजी सरकार के ऊपर अटैक करा और उनकी जो जो ज़मीन गई थी उन्होंने सारी की सारी वापस ले ली। शाहमल के जो मैन थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक करा, ब्रिजेस को जो सरकार के बनाए हुए थे उन सबको ख़राब कर दिया, जितनी भी मेटल की बनाई रोड थी उनमें गड्ढे खोद दिए। एंड क्योंकि इन्होंने ऐसे क्यों करा, आप लोगों को लग रहा होगा ब्रिज तोड़ना, सड़क तोड़ना तो बड़ी ख़राब बात है, बस ये अंग्रेजी रूल को दबाना चाहते थे इसलिए इन्होंने ये सब करा। उसके बाद सेंट्स अप्लाइज टू द सिपॉइज हु हैड म्यूटिनीड इन दिल्ली, इन्होंने जो है काफ़ी सारी जो है अटैक के लिए हथियार वथियार भेजे दिल्ली वालों को, दिल्ली में जो आर्मी थी उसको।
लोकली एक्नॉलेज एज अ राजा शामल, जो लोकल लोग थे उसको राजा शामल कहते थे। इन्होंने अंग्रेजों के बंगले पे कब्जा करा और उसको हॉल ऑफ जस्टिस बना दिया, जहाँ पे ये बैठ के पूरा कोर्ट कचहरी सिस्टम ये अपना चलाएंगे और सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। और उन्होंने जो है काफ़ी नेट इंटेलिजेंस का नेटवर्क सेटअप करा, स्पाइस को जगह जगह लगाया टू नो कि फिरंगी राज क्या सोच रहा है, फिरंगी राज क्या प्लान कर रहा है, ये सब की इनको नॉलेज मिल सके। तो शामल की जो थी डेथ हो गई थी, उसको मार दिया गया था जुलाई 1857 में, 2 महीने बाद। तो ये तो था हमारे बरौत एरिया से उत्तर प्रदेश के शामल। अब हमारे जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये हमारे मौलवी थे 1857 के रिवोल्ट में हैदराबाद से। तो ये भी जो है काफ़ी प्रीचर थे, ये जो है जैसे पंडित लोग होते हैं, बाबाज होते हैं, ये अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। ये भी गांव गांव जाके जिहाद की बात करते थे कि हमें जो है इस्लाम धर्म को बचाने के लिए अंग्रेज़ों को हटाना होगा। तो ये पैलेंक्विन डोली में बैठ के जाते थे, ढोल वगैरह नगाड़े बजते थे जब ये जा रहे होते थे, तो इनको डंका शाह बोलते थे। तो जब ये चल रहे होते थे आगे आगे डंका बज रहा होता था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते थे ढोल टाइप, तो इनको डंका शाह बोला जाता था। मौलवी विद द ड्रम बोला जाता था। जब भी इनके आने की खबर होती थी तो ब्रिटिश सरकार भी डर जाया करती थी, और काफ़ी सारे लोग इसको एक प्रॉफिट की तरह, काफ़ी जानी मानी हस्ती की तरह देखने लग गए थे। जब ये लखनऊ पहुंचे 1857 में, 1856 में तो उनको पुलिस ने रोक दिया था और मना कर दिया था कि आप लखनऊ में अपना कोई प्रचार नहीं करोगे। 1857 में उन्हें फैजाबाद में जेल हुई। जब उनको छोड़ा गया तो उनको जो है 22 नेटिव इन्फेंट्री का लीडर सरदार बना दिया गया, और उन्होंने बैटल ऑफ चिन्हात लड़ी थी, 1 मार्कर में याद रखना, जिसमें ब्रिटिशर्स ने, हाँ, जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हो गई थी अंडर हेनरी लॉरेंस, वो हार गए थे। और जो ये मौलवी था इसकी काफ़ी तारीफ हुई, इसने काफ़ी जीत हासिल करी, लोगों ने माना इसके पास मैजिकल पावर है, इसको कोई हरा नहीं सकता। तो आपको 3 नॉर्मल लोगों के, आम जनता के नाम पता चलते हैं एक्सेप्ट राजा। वो था एक गुनु ट्राइबल, कोल ट्राइबल छत्तीसगढ़, देन आपका शाहमल आपका उत्तर प्रदेश बरौत से जिसके पास 84 गांव थे, और मौलवी अहमदुल्ला शाह हैदराबाद से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज एंड ये सब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।